नमस्कार, एएमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी की खबरों की शुरुआत करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा है आज। तो यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां रहने वाली है। तो अलीगढ़ और हाथरस में हुंकार भी भरते हुए नजर आएंगे। तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में अलीगढ़ में मतदान भी होने वाला है। तो यूपी के अलीगढ़ में रैली को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। तो 2 बजे नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नजर आने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरा रहने वाला है आज। तो यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां भी रहेगी इस दौरान। तो अलीगढ़ और हाथरस में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भी उत्तर प्रदेश का दौरा रहने वाला है। तो आज अलीगढ़ और हाथरस में वो हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में अलीगढ़ में मतदान होना है, जिसके लिए अब जो है साधने का प्रयास जनता को किया जा रहा है। तो यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ और हाथरस में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। तो इसी को लेकर अब प्रयास शुरू हो गए हैं बीजेपी की ओर से। लगातार जो है वोटों की अपील भी की जा रही है। इसी के साथ ही जनता से सीधा सीधा संवाद भी किया जा रहा है। तो यूपी के अलीगढ़ में रैली करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो 2 बजे नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर भी आएंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले जब फर्स्ट फेज में मतदान किया जा रहा था, उस दौरान अमरोहा का भी दौरा किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो आज जो है फिर से उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां देखने को भी मिल रही है और आज अलीगढ़ और हाथरस में उनकी रैलियां होने वाली है। जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में अलीगढ़ में मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों को साधने का उनका ये प्रयास चल रहा है। इसी के साथ ही जनता से सीधा संवाद पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर यूपी में लगातार ताबड़तोड़ उनका दौरा भी चल रहा है। तो आज अलीगढ़ और हाथरस का दौरा है। इससे पहले अमरोहा के दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा था। खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर वो जमकर बरसे थे। तो आज जो है उनका अलीगढ़ और हाथरस का भी दौरा रहेगा। तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में अलीगढ़ में मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार भी दिखाई दे रही है। वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार यही कोशिशें कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटों को बटोरा जा सके। तो आज जो है उनकी रैली भी रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा रहने वाला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा है, अलीगढ़ और हाथरस का क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखो बिल्कुल बता, 2 बजे पहुंचेंगे और 2 बजे 40 मिनट तक अलीगढ़ में रहेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे और अलीगढ़ के कई प्रत्याशी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के रूप में आज प्रधानमंत्री एक बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से फिर एक बार आज वो रैली करेंगे और ये जनता से अपील करेंगे कि अलीगढ़ के जो प्रत्याशी सतीश गौतम और हाथरस के जो प्रत्याशी तय जाए। आपको बता दें, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार उनके साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो भी आज मंच को साझा करेंगे। जी बबीता, और आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अवैध सुरक्षा व्यवस्था है, नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बिना जांच पड़ताल के कोई अंदर नहीं घुस पाएगा। और आपको बता दें जो अलीगढ़ में सतीश गौतम के लिए फिर एक बार सतीश गौतम को जिताने की कोशिश करेंगे कि जनता से अपील करेंगे कि सतीश गौतम को फिर एक बार वोट करें। तो सिद्धार्थ, आज रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। इसी के साथ ही जानना चाहेंगे, क्योंकि 22 दिनों के, अगर पिछले 22 दिनों की बात की जाए तो आज ये 5वां दौरा रहने वाला उत्तर प्रदेश का, यानी कि जिस तरह से 80 का एक लक्ष्य साध कर चल रही है, उसे पूरा साधने का प्रयास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया भी है और कर भी रहे हैं। देखिए बिल्कुल, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे थे। इसके पहले अमरोहा में रैली की, रोड शो किया, उसके पहले रोड शो किया, कई रोड शो के, गाजियाबाद में रोड शो किए। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में खुद एक्टिव दिख रहे हैं और लगातार वो रैली कर रहे हैं। एक चीज आपको बता दें, इस जो ये सीट है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आज तक समाजवादी पार्टी ने कभी जीत नहीं पाई है। जीत नहीं पाई तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी ये
काफी कठिन सीट रही है। तो और हमेशा यहाँ पर बीजेपी की स्थिति अच्छी रही है। और तो कहीं ना कहीं आज जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वो लगातार जिस तरीके से विपक्ष को लेकर हमलावर रहते हैं, उनका कहना था यूपी के 2 लड़के इस तरीके से, और वो कहते तो लेकिन सिद्धार्थ, हालांकि ठीक है सपा के लिए भी है यहाँ पर चुनौती, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार से ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए भी रहने वाली है इस बार। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने एक जो कार्ड खेला है, जो उनके प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं जाट लाइन से बिलोंग करते हैं, वो जाट है, इसको देखकर ही समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। ये एक चीज काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सतीश गौतम की बात कर ले, सतीश गौतम एक ऐसे प्रत्याशी जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी उम्मीद थी, इसलिए उनको प्रत्याशी बनाया गया। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इनको जिस तरीके से विजयेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, तो कहीं ना कहीं इस बार कुछ लड़ाई दिख रही है। और अब देखना यह है कि जनता किस तरीके के साथ होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूपी में रैली करते हैं, वो लगातार ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हुई, हमने रोजगार के लिए काम किया, डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया। तो कहीं ना कहीं कितनी देर का ये प्रोग्राम रहने वाला और कितनी देर में पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, मैं आपको बता दें 2 बजे वो पहुंचेंगे और 2:55 पर वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी, तो फिर क्या कहा जाए, क्योंकि अलीगढ़ और हाथरस से जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है लगातार बीजेपी के द्वारा कि सेकंड फेज को साधने का प्रयास किया जा रहा है, इसी के साथ ही कहा जा रहा है थर्ड फेज को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होने वाली है 25 तारीख से। इसको लेकर क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई है? जो सेकंड फेज में ये कोशिश की जा रही, जितनी सीटें उस पर लगातार संयुक्त रैलियां की जाए और हर सीट पर पहुंचा जाए। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री खुद लगातार रैलियां करते हैं और जो सीएम खुद मौजूद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक स्ट्रेटजी से चलती है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विपक्ष कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ, अलीगढ़ और हाथरस से कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? किन किन जिलों में प्रभाव देखने को मिलेगा? कितने जिले साधने का प्रयास बीजेपी की ओर से? देखिए, खासकर अलीगढ़ और हाथरस की सीट को प्रयास है कि इसको साधा जाए और ज्यादा से ज्यादा ये अपील की जाए लोगों से कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताया जाए। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से ये समाजवादी पार्टी ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया है विजयेंद्र चौधरी को उतारकर तो कहीं ना कहीं इसको यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है सिद्धार्थ, कांटे की टक्कर फिलहाल देखने को बहुत ज्यादा मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सीतापुर का दौरा रहने वाला है आज। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सीतापुर का दौरा रहेगा। तो सुबह 11 बजे सीतापुर पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो जीआईसी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उनका उतरेगा। तो खैराबाद के मजरेहटा रोड स्थित जेपी लोन भी वो पहुंचेंगे। तो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में वो शामिल भी होंगे। तो मोहनलालगंज के बूथ अध्यक्षों को भी वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि एक तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो आज उनका सीतापुर का दौरा रहेगा। सुबह 11 बजे सीतापुर पहुंचेंगे वो। तो जीआईजी ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। इसी के बाद जो है खैराबाद के मजरेहटा रोड स्थित जेपी लोन में भी वो पहुंचेंगे, जहां पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में वो शामिल होने पहुंच रहे हैं। तो मोहनलालगंज के बूथ अध्यक्षों को भी वो संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं। तो मोहनलालगंज के बूथ अध्यक्षों को भी वो संबोधित करेंगे। इसी बीच कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा जोश देखने को भी मिल रहा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज सीतापुर का दौरा रहने वाला है। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गौतम बुद्ध नगर का दौरा रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गौतम बुद्ध नगर का दौरा रहने वाला है। तो गौतम बुद्ध नगर में जनसभा को संबोधित भी करेंगी और मायावती प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के पक्ष में आज चुनाव प्रचार करती हुई भी नजर आएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गौतम बुद्ध नगर का दौरा रहने वाला है।
गौतम बुद्ध नगर में जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ ही प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कल उनका अमरोहा का भी दौरा था, तो आज जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती गौतम बुद्ध नगर का भी दौरा करने वाली है। तो गौतम बुद्ध नगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही प्रत्याशी राजेंद्र जो सोलंकी है उनके पक्ष में चुनाव प्रचार भी करेंगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे मेरठ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का रोड शो रहने वाला है आज, जिसमें दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही मनसा देवी मंदिर से बीजेपी कार्यालय तक उनका आज रोड शो रहने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का आज रोड शो भी रहेगा, जिसमें दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो मनसा देवी मंदिर से बीजेपी कार्यालय तक आज उनका रोड शो रहने वाला है। तो आपको बता दें कि मेरठ से प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने उतारा है अरुण गोविल को, तो काफी ज्यादा रोड शो करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मेरठ में आज उनका एक बार फिर से अरुण गोविल का रोड शो रहने वाला है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनव्वर जुड़ गए हैं। तो मनव्वर, मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का रोड शो है, कितने बजे है? देखिए, आज अरुण गोविल का रोड शो 3 बजे शुरू हो जाएगा। भव्य रोड शो बताया जा रहा है। और इस रोड शो की खास बात यह है कि उनके समय के जो एक्टर थे, रामायण के जो अभिनेता थे, वो इस रोड शो में रहेंगे, जिसमें दीपिका है और जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री है, रामायण की सीता है, और सुनील लहरी है, वो भी अभिनेता है और रामायण के लक्ष्मण है। यानी कि उनके दोनों सहयोगी इस रोड शो में बने रहेंगे। और ये रोड शो मनसा देवी जो मंदिर है वहां से प्रारंभ होगा। कालियागढ़ी, पीएनबी बैंक, गढ़ रोड, सम्राट हेवेंस, तुलसी नर्सिंग होम, वैशाली कॉलोनी, नेहरू नगर, फुलबाग कॉलोनी, हंस चौराहा, स्पोर्ट्स मार्केट, सूरजकुंड, जानवरों का अस्पताल, इंदिरा चौक, विज चौराहा, बच्चा पार्क चौराहा, भारत माता चौक, आबुलेंस चौराहा और कैंट भाजपा चुनाव कार्यालय है जो है वहां पर इसका समापन होगा। जी, तो मनव्वर, लोगों के बीच में, जनता के बीच में कितना ज्यादा उत्साह है, क्योंकि राम, लक्ष्मण और सीता तीनों एक साथ जो है नजर आने वाले, जनता में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने पहले ही अरुण गोविल को उतार कर ये संदेश दिया था कि जो रियल लाइफ के राम है वो उनको लेकर आए हैं। और जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ उसको भी कहीं ना कहीं भुलाने की कोशिश थी, लेकिन अब चूंकि राम जो थे अकेले पड़ रहे थे, इसलिए उनकी पूरी टीम को लाने की यहाँ पर कोशिश है। और लोगों में पहले ही रामायण को लेकर उत्साह था। जिन लोगों ने रामायण देखी है उन्होंने उसको टीवी पर उनके किरदार देखे हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी लोग देखना चाहेंगे। और माना ही जा रहा है कि काफी लोग उनको देखने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन किस तरीके से इन लोगों को, जो लोग पहुंचेंगे उनको भुनाया जाएगा, ये नेताओं के वक्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है। और खास बात ये भी है कि रोड शो के बाद कल मुख्यमंत्री चौथी बार फिर मेरठ में रोड शो करने आ रहे हैं। और हापुड़ रोड से माना जा रहा है कि रोड शो शुरू हो जाएगा। अरुण गोविल के पक्ष में रोड शो होगा, क्योंकि 24 तारीख को जो ये प्रचार है ये बंद हो जाएगा। 26 तारीख को मतदान होना है और 23 और 24 तारीख को तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी ताकत झोंक रहे हैं। 23 तारीख में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अखिलेश यादव और मायावती भी मेरठ में रहेंगे। तो अब कहीं ना कहीं ये सीट हॉट होती जा रही है। दूसरे चरण के मतदान से पहले ही तमाम जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो अपनी ताकत झोंक रहे हैं। पहला चरण हो चुका है, पहले चरण जी, आपने क्योंकि एक बात कही है कि मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को उतारकर जो एक बड़ा मैसेज दिया गया है बीजेपी की तरफ से, वहीं पर एक और बात भी आज रोड शो में काफी खास हो जाती है, क्योंकि इस रोड शो का नाम ही सांस्कृतिक धरोहर रखा गया है। तो काफी बड़ा एक मैसेज दिया गया है हिंदू समाज में भी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले से ही हिंदुत्व का जो है नारा देती है। और खास बात यह है कि मेरठ से ही संक्रांत हर बार होता है। 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री से लेकर अमित शाह तक मेरठ पहुंचे और पहले ही मेरठ पहुंचे और संक्रांत किया। 19 में भी ये रहा, पहली रैली जो नरेंद्र मोदी थी उनकी मेरठ में रही। और इस बार भी 24 के चुनाव में खास रहा कि मेरठ से ही उन्होंने बिगुल फूंका है। जबकि पहले चरण में देखा जाए 100 से अधिक सीटों पर कहीं ना कहीं मतदान होना था, लेकिन पहले चरण की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी मेरठ से शुरुआत करते हैं। और यही वजह है कि भव्य राम मंदिर बनने के बाद इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए अरुण गोविल को, जो कि रियल लाइफ के राम थे, उनको यहाँ उतारा गया। और अब चूंकि अरुण गोविल काफी समय से प्रचार प्रसार में लगे हैं
तो अब तड़का लगाया जा रहा है उनकी पूरी कहानी में, उनके ही जो सहयोगी किरदार है उनको लाया जा रहा है। हालांकि अब जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, वो देखेंगे। लेकिन मनव्वर, यहाँ पर सवाल ये भी हो जाता है, जब पिछली बार अरुण गोविल जो है अपने रोड शो निकाल रहे थे, बहुत ज्यादा विरोध भी देखने को मिला था, क्या इस बार भी वो डर है मन में? देखिए, विरोध अरुण गोविल का नहीं होता है, क्योंकि विरोध जो स्थानीय नेता है, स्थानीय विधायक है, जिन लोगों ने ग्राउंड जीरो पर काम नहीं कराए, कार्य नहीं कराए, विरोध उनका होता है। और कहीं ना कहीं उसके विरोध के चलते अरुण गोविल का विरोध भी हो जाता है, क्योंकि देखा यह गया है कि जो 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल थे वो इलाकों में देखी नहीं गई, उन्होंने कोई खास काम नहीं कराए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर इसलिए विरोध हो जाता है। लेकिन अरुण गोविल जो कि पहली बार मेरठ में आए हैं और मेरठ में जन्मे हैं, तो काफी समय मुंबई रहे, तो लोग उनको ये भी मान रहे हैं कि काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वो जीतने के बाद कहीं ऐसा ना हो यहाँ ना रुके। और लेकिन मनोहर, जब पिछली बार रैली निकाल रहे थे, रोड शो निकाल रहे थे, लोगों ने उनका रोड शो बीच में ही रोक लिया था, काफी विरोध देखने को मिला था, यहाँ तक कि मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे। तो इस बार भी वो डर मन में कहीं ना कहीं होगा, काफी असहज हो गई थी पिछली बार। बेशक डर होता है, क्योंकि उस रोड शो के दौरान जो मेयर थे हरिकांत अहलूवालिया और जो कैंट विधायक थे अमित अग्रवाल, वो रोड शो में मौजूद थे। जो पूरा इलाका था कैंट का इलाका था, और लोगों का आरोप था कि कैंट विधायक ने उनकी समस्या का समाधान नहीं कराया है, इसलिए वो रोड शो का अरुण गोविल का विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध करते हैं। लेकिन बाद में उन लोगों को मना लिया गया था, उनके कामों को करने के लिए आश्वस्त किया गया था। हमने कल भी ऐसी चीजें देखी हैं। अगर रोड से सटे कई इलाकों में निकला तो यहाँ भी विरोध हो सकता है, क्योंकि काफी समय से यहाँ इलाकों की सड़कें नहीं बनी है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल कभी वहां मौके पर पहुंचे नहीं है, और पुराने जो नेता है, पुराने जो लोग हैं, जो अब प्रत्याशी नहीं है, उनकी कहीं ना कहीं खामियाजा अरुण गोविल को भुगतना पड़ रहा है अब के प्रत्याशियों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गेहूं खरीद की पड़ताल कर रहे नोडल अधिकारी। तो सीएम योगी के निर्देश पर बने नोडल अधिकारी अब गेहूं की पड़ताल भी कर रहे हैं। गेहूं खरीद की पड़ताल लगातार जारी है, नोडल अधिकारी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। तो सीएम योगी के निर्देश पर ये नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे, तो पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। तो मौके पर जाकर व्यवस्थाओं को वो जायजा भी ले रहे हैं। वहीं पर 2024 और 25 में 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य भी रखा गया है। तो वर्तमान में 6414 क्रय केंद्र भी किए जा रहे हैं संचालित। तो करीब 3 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे आजम खां की याचिका पर। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो आजम खां की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। इसी के साथ ही सजा के खिलाफ दाखिल क्रिमिनल अपील पर भी आज सुनवाई होने वाली है। तो सरकार की तरफ से वकील हाईकोर्ट में आज अपना पक्ष रखेंगे। इसी के साथ ही आजम को निर्दोष बताते हुए सजा रद्द करने की मांग भी की जाएगी। तो सजा रद्द करने और जेल से रिहा करने की मांग की गई थी इससे पहले आजम खां के लिए। तो अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा भी हुई है। तो वहीं तंजीम फातिमा को रामपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होने जा रही है आज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। तो जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में आज सुनवाई होगी। वहीं मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों की सुनवाई भी चल रही है। तो मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है। तो सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो मंदिर पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं में ये मांग की गई है। तो ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की लगातार हिंदू समाज मांग कर रहा है। तो ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वे, अमीन सर्वे की भी मांग लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होने जा रही है।
तो वहीं पर कई मामलों में आज सुनवाई होगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। तो जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में आज सुनवाई होगी। इसी के साथ ही मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों की भी सुनवाई चल रही है और मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तो वही सुनवाई आज चल रही है। तो सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। तो मंदिर पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं में कई मांगे भी रखी गई है, जिनमें से एक है कि ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाए। तो ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वे, अमीन सर्वे की भी मांग लगातार हिंदू समाज कर रहा है। तो आज इसी को लेकर सुनवाई होने जा रही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होने जा रही है, जिसमें जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में आज सुनवाई होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होने जा रही है। जी बिल्कुल बबीता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हाई कोर्ट में 11:30 बजे सुनवाई होनी है, और जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से जो 12C प्रार्थना पत्र दिया गया था 7 रूल 11 को लेकर, उस पर आज सुनवाई होनी है। और एक कृष्ण कूप की पूजा जो जिसके लिए अनुमति हिंदू पक्ष ने मांगी थी CRPC 340 और 195 पर भी आज जो है वो सुनवाई होनी है। और बताया जा रहा है कि कृष्ण कूप की जो पूजा का आदेश है वो हो सकता है कि आज कोर्ट जो है हिंदू पक्ष की ओर दे दे। जी, तो मुस्लिम पक्ष कितना मजबूत दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए? कितनी तैयारी करके आया इस बार? जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो प्रार्थना पत्र 12C दिया गया था, उससे उनका कहना यह है कि हम इससे पूरी तरह आश्वस्त हैं, और जो हमने सबूत कोर्ट में पेश किए हैं वो जाहिर सी बात है कि हमारे पक्ष में होंगे। लेकिन हिंदू पक्ष भी अपनी तरफ से मजबूती से जो उन्होंने साक्ष्य पेश किए हैं, और जो कृष्ण कूप की पूजा के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, और जो सबूत वहां के पेश किए थे, जो कि पुराने जो महिलाएं वहां जाकर पूजा करती हैं, उसके भी सबूत पेश किए थे। तो आज कोर्ट दोनों को देखकर और दोनों की सुनवाई करके, बहस पर सुनवाई करके, उसके बाद हो सकता है कि इस पर एक फैसला आ जाए। जी, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला भी, और हिंदू और मुस्लिम पक्ष जो है दोनों ही कोर्ट पहुंचेगा। तो कोर्ट परिसर में कितना ज्यादा जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कोर्ट परिसर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं दोनों तरफ की सुनवाई के लिए, और दोनों पक्ष वहां पहुंचेंगे तो बड़े आसानी से जो है सुनवाई के लिए कोर्ट में बोला गया है कि कोई भी ज्यादा हुअल्लड़ ना हो, और आराम से जो लोग वकील हैं या जो उनके पक्षकार हैं वही आए। और दूसरी बात यह है कि 7 रूल 11 जो प्रार्थना पत्र दिया गया था कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पहले 7 रूल 11 पे सुनवाई हो, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना यह है कि पहले सर्वे हो, उसके बाद 7 रूल 11 पे बात हो। तो उस पर भी आज एक बड़ा फैसला तो अमित, अभी तक जितनी सुनवाई हुई है कोर्ट में, किसका पक्ष कितना ज्यादा मजबूत दिख रहा है? जी बिल्कुल बबीता, मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदू पक्ष ने जितने सबूत आज तक कोर्ट में पेश किए हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से केवल एक 7 रूल 11 पर ही बात की जा रही है कि जो है 7 रूल 11 को पहले सुना जाए। जो समझौता कृष्ण जन्मभूमि की जो पहले की ट्रस्टी थे उनसे जो समझौता हुआ है, उनको केवल वही एक सबमिट कर पाए हैं, उसके अलावा और भी कोई चीज वो सबमिट नहीं कर पाए हैं। जी अमित, क्योंकि अक्सर ये देखा गया जब जब कोर्ट ने सुनवाई की है और फैसला सुना है, तो ज्यादातर मुस्लिम पक्ष के हाथों निराशा ही लगी है। तो इस बार क्या लगता है, इस बार भी विरोध होगा? जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष के हाथ में निराशा ही लगने वाली है, क्योंकि हिंदू पक्ष का जो उन्होंने वहां दाखिल किए हैं, जो कागजात दाखिल किए हैं और जो सबूत CD बना के पेश किए, वो जाहिर सी बात है कि मजबूत है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए हैं, केवल प्रार्थना पत्र के अलावा और कोई भी सबूत वहां नहीं गए। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं वृंदावन की कोतवाली पुलिस ने स्कूटी सवार महिला से लूट के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली जा लगी। तो पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवक पर आधा दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को मथुरा मार्ग स्थित वात्सल्य ग्राम के पास स्कूटी सवार महिला से लूटपाट करने का मुख्य आरोपी रविवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। युवक पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आरोपी के पास से बाइक, घड़ी और मोबाइल बरामद किया गया है। 15 अप्रैल को घटना हुई थी, जिसमें कि शाम 6:30 बजे के करीब 2 महिलाएं जो वृंदावन से मथुरा की तरफ जा रही थी, उनका पर्स छीन के कुछ लोग भागे थे। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 292/24 पंजीकृत हुआ था। इसी क्रम में
इनके जो 3 लोग थे प्रकाश में आए थे, इसमें से 2 लोग को पहले से पकड़ के पुलिस ने जेल भेज दिया था, एक उसमें से फरार हो चुका था। तो आज मुखबिर की सूचना पे थाना वृंदावन पुलिस और एसओजी टीम को ये सूचना मिली कि ये मोहित नाम का लड़का है, ये यहाँ देवरा बाबा घाट के पास है। इसी क्रम में एसओजी टीम और वृंदावन टीम जब यहाँ पे आई तो अपने आप को गिरता पाकर ये भागने की इसने कोशिश करी। जब दोनों तरफ से पुलिस ने घेरा तब इसने फायरिंग शुरू करी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसके दोनों पैरों पे गोली चलाई एवं इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खाली खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मोहित पे करीब 8 मुकदमे पहले से हैं। फिलहाल मोहित को पूछताछ करने पर पता चला है कि ये इस तरह के कार्य करता था। ये इसको अभी फिलहाल जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।